Hello guys, welcome to my channel Live Dictionary. In this video I am going to start new chapter 4, Magnetic Effect of Electric Current. तो चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये देखा था कि मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से हम करंट को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन चैप्टर 4 में इसका उल्टा है। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन देखते हैं कि वो कैसे जनरेट होता है। तो चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, ये हमें सबसे पहले बताने वाले थे ऑयस्टर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका था एक इफेक्ट ऑयस्टर्ड इफेक्ट के बारे में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी पढ़ाया है, उसमें भी पढ़ाया है इसके बारे में। तो ऑयस्टर्ड इफेक्ट में क्या था, ये कहता था कि व्हेन ए करंट passed through open wire, it produces magnetic field around it. तो ऑयस्टर्ड थे जिसने हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। तो उसने किया क्या, ऑयस्टर्ड इफेक्ट में ये हुआ क्या कि जैसे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, सिंपल कंडक्टिंग वायर है, जैसे V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और एक उसमें स्विच है पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब मैं इस स्विच को क्लोज करता हूँ, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से I अमाउंट की करंट फ्लो होती है। I अमाउंट की करंट जब ऊपर जा रही है तो ये एक तरीके से वायर है, इस वायर में जब ये करंट गई तो ये अपने पास सर्कुलर लूप बना लेती है, और ये जो सर्कुलर लूप्स होते हैं ये लूप होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पे बनती है मैग्नेटिक फील्ड। अब पता कैसे चला कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पे, उसने क्या किया, एक आयरन की निडल ली। एक आयरन की निडल को, जब यहाँ पे ये स्विच क्लोज नहीं था, यहीं पे रखी हुई थी ये, जब करंट फ्लो हुआ तो उसके बाद ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई, ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे हो गई। अब जब आयरन निडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ तो यहाँ पे उसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यहाँ पे कुछ तो एक ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है ये हमें बताता है कि ऑयस्टर्ड इफेक्ट, व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू ओपन वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसने ये तो बताया कि डिफ्लेक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन डिफ्लेक्ट तो हुआ है। अब अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ है तो हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हेयर। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो ये हमें जिसने बताया वो थे बायो-सैवर्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने में, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, बायो-सैवर्ट लॉ था एक। बायो-सैवर्ट भी एक साइंटिस्ट थे जिसने अपना एक लॉ दिया था, बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ में क्या था, एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली उसने क्या किया, एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली और सो मैनी स्मॉल एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट, जैसे हम कोई भी वायर है, कोई भी सर्कुलर आर्क रहता है, हम जैसे चैप्टर 1 में काफ़ी ऐसे न्यूमेरिकल्स है जिसमें हम ये जानते हैं कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ता है, DL DT। तो इस पूरी वायर को, इनफाइनाइट वायर को, उसने काफ़ी सारे स्मॉल छोटे छोटे भाग में बांट दिया, ठीक है। तो देन द करंट पासिस थ्रू एनी स्मॉल एलिमेंट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो हुआ क्या कि सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो एलिमेंट है ये है DL। अब अगर इसमें से I अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में से I अमाउंट की करंट जा रही है ऊपर, तो जब इस स्मॉल एलिमेंट में से यही I अमाउंट की करंट जाती है तो इस स्मॉल एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, IDL। इस छोटे से भाग के लिए जो करंट जा रही है, DL में से भाग के लिए जो करंट जा रही है, उसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। अब हुआ क्या, एंड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें करना क्या है, इस बायो-सैवर्ट लॉ में इसमें करना क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, I अमाउंट की करंट जा रही है, इस छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL। अब करना क्या है, हमें इस
कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इस यहाँ करंट कैरिंग वायर के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी यहाँ पे, तो ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ये इसकी एक्सिस से, इस वायर की एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल current element at point P पॉइंट पे इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब dV हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम dV लिखते हैं उसे, हर किसी के आगे d आ जाता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट IDL वेक्टर इंटू में क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में 4πr²। ये DL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, म्यू नॉट IDL आर वेक्टर इंटू में साइन थीटा। यहाँ पे ये आर कैप से मल्टीप्लाई है, ये जो DL इंटू में ये आर कैप है। आर कैप को हम जब खोलेंगे, तो उसका क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन में आर, ठीक है। तो जब हमने इसे आर वेक्टर को खोला तो यहाँ पे आर स्क्वायर था, और जब इसे खोल दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 4πr²। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम साइन थीटा यूज़ करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे dV वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे। तो अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, dV वेक्टर इक्वल टू में म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन में 4πr²। इस r से ये r कट गया तो 4πr²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। dV इक्वल टू में म्यू नॉट IDL साइन थीटा 4πr²। ये था सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब अगर नाउ ड्यू टू कंप्लीट वायर, अगर मुझे पूरी कंप्लीट वायर के लिए चाहिए तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो B का इंटीग्रेशन क्या होता है, dB का इंटीग्रेशन, यही तो आता है। dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो B मेरे को पूरी वायर के लिए मिल जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मैं dB की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 dB की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगी म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन में 4πr²। ये आ गया फॉर कंप्लीट वायर। तो अब यहाँ पे IDL जो है, IDL मैं ऐसे यहाँ पे बता चुका हूँ, वो है हमारा करंट एलिमेंट। IDL है हमारा करंट एलिमेंट। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है यहाँ पे एंगल बिटवीन पॉइंट P एंड वायर। इस P पॉइंट और वायर के बीच में थीटा एंगल है। और यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये म्यू नॉट क्या है, जैसे हम चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट होता था, एप्सिलॉन नॉट होता था हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास म्यू नॉट है हमारा परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट शो करता था हमें प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और यहाँ पे जो म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमें शो करता है प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल म्यू नॉट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ये एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। जैसे कि चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, आप वहाँ से मुझे सुन सकते हो यहाँ पे। तो ये सिर्फ नेटवर्क की वजह से होता है वेव्स। वो जो वेव्स होती हैं वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ दिस इनफाइनाइट वायर, तो सोचो ज़रा 2 मिनट वीडियो को पॉज करके कि इस इनफाइनाइट वायर के एक्सिस पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी।
प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना अगर आपको आता है तो एक्सिस पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी ज़ीरो। एक्सिस पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी एज पॉइंट हमारे एक्सिस पे लाई करते हैं, थीटा हमारा ज़ीरो होगा। थीटा जब ज़ीरो होगा तो यहाँ पे साइन थीटा यूज़ हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास ज़ीरो, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा ज़ीरो हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें मैक्सिमम मिलेगी कब? मैग्नेटिक फील्ड हमें मैक्सिमम कब मिलेगी? जब हमारा थीटा होगा 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होगा तब हमें मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो थीटा 90 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल होता है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जैसे कि ये एक वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये मेरा राइट हैंड दिख रहा है आपको। इस राइट हैंड में जो हमारा थंब होता है उसे हम रखते हैं अपनी करंट की डायरेक्शन में, ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में। और जब मैं इस वायर को अपने इन 4 फिंगर्स को कर्ल करूँगा तो ये मुझे डायरेक्शन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे दो टाइप्स की डायरेक्शन हो सकती है, या तो इनसाइड द पेपर या फिर आउटसाइड द पेपर। यहाँ पे जैसे मेरी फिंगर्स यहाँ से बाहर आ रही हैं, यहाँ से बाहर आ रही हैं, और यहाँ पे ये जो है अंदर चली जाएंगी, ये राउंड राउंड हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, डायरेक्शन मुझे इस तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पे आउटसाइड होगी, यहाँ पे आउटसाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और इनसाइड होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटसाइड डॉट और इनसाइड क्रॉस। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्शन के लिए। तो अगर वायर ऐसे जा रही है और इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के लिए मुझे अब यहाँ पे थंब अपना ऐसे रखना पड़ेगा। अब मैं अपने थंब को नीचे की डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो इनसाइड होगा, इस साइड पे इनसाइड होगा, और यहाँ से बाहर आ रही है तो यहाँ पे आउटसाइड होगा। आउटसाइड के लिए डॉट को लिखते हैं और इनसाइड के लिए क्रॉस को। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। एक करंट कैरिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, अगर हमें वो फाइंड करनी हो तो इसमें हम सबसे पहले अपना सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक सर्कुलर रिंग ले ली, और यहाँ पे एक कुछ डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे हमने ले लिया यहाँ पे एक पॉइंट P। यहाँ पे हमने सपोज किसी भी रिंग की वजह से हम उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हमें हमेशा स्मॉल एलिमेंट लेना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्मॉल एलिमेंट ले लिए, एक भी लोगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 2 ले रहा हूँ। यहाँ पे सपोज DL मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बनेगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक डायरेक्शन तो यहाँ पे जाएगी, एक डायरेक्शन हमारी यहाँ पे जाएगी, ठीक। तो होता क्या है कि इस सर्कुलर रिंग की वजह से मुझे इस P पॉइंट पे वो निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें फ्लो हो रही है हमारी I अमाउंट की करंट, इसमें ऐसे फ्लो हो रही है I अमाउंट की करंट। ये हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक का A डिस्टेंस, A इसकी रेडियस हो गई, और ये यहाँ पे X डिस्टेंस से P पॉइंट पे दूर है। तो अब हुआ क्या कि ये जो लाइन है, मैं इसे थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देता हूँ, X वाली लाइन ही है ये। तो होता क्या है कि ये जो है ये P पॉइंट पे बने हैं, ये कुछ ना ऐसे जाने चाहिए थे ये एक्सिस की वजह से, लेकिन ये जाते थोड़े ऐसे हैं, ये जाते थोड़े ऐसे हैं। अब ये ऐसे जाने चाहिए थे, लेकिन जा ये ऐसे रहे। इसका जाने का रीज़न क्या है ऐसे? हमने पहली वीडियो में ये देखा था कि थीटा जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम तब होती है जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये एक्सिस की बजाय यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए ऐसे जाते हैं, ठीक। तो सपोज़ यहाँ से ये एंगल फाई बना रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये फाई है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का फाई, 90 डिग्री माइनस फाई, और ये हमारा 90 डिग्री है ही। तो जब हम ऐसा फ्रॉम लीनियर पेयर यहाँ पे हम देखेंगे इसका, तो यहाँ पे ये हमारा एंगल कितना आ जाएगा,
ये एंगल आ जाएगा हमारा फाई, और यहाँ पे भी सिमिलरली इन दिस यहाँ पे भी ये 90 माइनस फाई होगा, और यहाँ पे भी हमारा एंगल आ जाएगा कितना, फाई। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये फाई यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी फाई कंसीडर कर लो। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारा, ये होगा हमारा कौन सा, डी बी कॉस फाई, और ये हो जाएगा हमारा डी बी साइन फाई। सिमिलरली ये जो दो लाइन दिख रही है ना, इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत होना, ये दोनों एक ही हैं, बस ये इधर फॉर्म होने की जगह इस वाली डायरेक्शन में फॉर्म होगा। तो ये फाई पूरा ही लेके चलो। अब यहाँ पे जैसे फाई यहाँ पे बन रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, तो एक तो बनेगा यहाँ पे और एक बनेगा यहाँ पे भी इसे फाई मान के चलो, तो ये भी हो जाएगा डी बी कॉस फाई, और ये हो जाएगा डी बी साइन फाई। अब डी बी साइन फाई अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। थीटा यहाँ पे हमारा बन रहा है कितना, 90 डिग्री। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन जानते हैं, वो होती है हमारी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, साइन थीटा की वैल्यू हमारी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। तो यहाँ से हमारे पास डी बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा का साइन फाई का जो कंपोनेंट है वो तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट, और हम यहाँ पे लेंगे कॉस फाई वाला। तो इसे कैसे लिखेंगे, डी बी इक्वल टू में डी बी कॉस फाई, तो डी बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई डी एल कॉस फाई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस फाई वाला कंपोनेंट ले लिया। अब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आर मान लेता हूँ, यहाँ पे हमारा आर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है, ठीक, फिलहाल के लिए। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, क्योंकि मेरे को पूरी लेंथ के लिए चाहिए। पहले तो मैं इसे कॉस फाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो म्यू नॉट आई डी एल ए अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर, ए बाई ये थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने आर पुट करी है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई डी एल ए बाई 4 पाई आर क्यू, ये होगी डी बी। अब पूरी रिंग के लिए चाहिए, पूरी रिंग के लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बी इक्वल टू में इंटीग्रेशन डी बी हो जाएगा। तो बी जब मैं इंटीग्रेशन में डी बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, म्यू नॉट आई डी एल ए बाई 4 पाई आर क्यू, इससे सिर्फ डी एल में चेंज आएगा, डी एल को इंटीग्रेशन में रहते देंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई आर क्यू इंटीग्रेशन में डी एल। अब डी एल यहाँ पे पूरी सर्कुलर रिंग के लिए, सर्कुलर रिंग में इसका सर्कमफेरेंस लेंगे, रेडियस हमारी ए है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई आर क्यू इंटू में 2 पाई ए, पाई से पाई गया, 2 से यहाँ पे 2 आ गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यू। आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ यहाँ से, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3। तो यहाँ से हमारे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। यह गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फॉर सर्कुलर रिंग। तो अगर इफ देयर आर n टर्न्स, यहाँ पे सिर्फ हमने एक सर्कुलर रिंग लिया है, सपोज यहाँ पे बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स है, अंदर ही अंदर काफ़ी सारी सर्कुलर रिंग है, तो फॉर n टर्न्स के लिए इन द रिंग उस केस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इक्वल टू में म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू में n अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। और एंड व्हेन द डिजायर्ड पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ रिंग, जब यहाँ पे ये जो पी पॉइंट लिया था मैंने, ये अगर सेंटर पे ही है, तो उस केस में क्या होगा, एट सेंटर ऑफ रिंग, तो मेरा ये जो एक्स डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a क्यूब, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, बी इक्वल टू में, अच्छा n टर्न्स के लिए, फॉर n टर्न्स के लिए बी इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2a। तो ये तो हो गया हमारा फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग के लिए। यहाँ पे ये जो n नंबर ऑफ टर्न्स ये ऐसे हैं, देखो जैसे कि सपोज करो हमारे पास बहुत लंबी वायर है,
बहुत ज़्यादा लंबी वायर है। अब इस वायर को मैं गोल गोल घुमाता जाता हूँ, इस वायर को मैं गोल गोल घुमाता जा रहा हूँ, इस शेप में घुमाता जा रहा हूँ, और ये जो वायर लास्ट में मैं किसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दूंगा। वोल्टेज से यहाँ पे भी कनेक्ट है क्योंकि आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो ऐसे इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आया। तो ये हो गया हमारा फॉर अ करंट कैरिंग रिंग। अब हम आगे देखते हैं इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चैप्टर वन में जैसे गॉस लॉ था जो हमें बताता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर डिफरेंट कंडीशन। गॉस लॉ हमें चैप्टर वन में किसकी हेल्प करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता था फॉर डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि सर्कुलर लूप में क्या होगा, शीट के लिए क्या होगा, काफ़ी सारे उसमें अलग अलग डेरिवेशन है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ टेल्स अस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट कंडीशन। तो ये होता क्या है? ये होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is the product of algebraic sum of current and permeability of free space. तो इस डेफिनेशन से इक्वेशन क्या मिलती है? इक्वेशन जो हमें मिलती है ये लाइन इंटीग्रल है B डॉट डी एल, ये लाइन इंटीग्रल है म्यू नॉट इनटू समीशन आई। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे गॉस लॉ था, गॉस लॉ चैप्टर वन में था हमारा, सिर्फ गॉस लॉ हमारा चैप्टर वन में जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल था, ओनली एंड ओनली फॉर क्लोज लूप। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये सिर्फ क्लोज लूप के लिए ही अवेलेबल है। प्लीज़ इस पॉइंट को ज़्यादा अपने दिमाग में बैठा के रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के लिए ही अवेलेबल है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कि सपोज़ कि मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक रीजन है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट वायर्स फैली हुई हैं, ठीक, बहुत सारी वायर्स हैं इस रीजन के इर्द गिर्द, इस पे भी हैं कुछ। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1 ऊपर की तरफ, इसमें फ्लो हो रहा है I2, इसमें फ्लो हो रहा है I3, और इसमें फ्लो हो रहा है I4, और इसमें फ्लो हो रहा है I5। तो अकॉर्डिंग टू दिस एम्पियर सर्किटल लॉ, दोज करंट विच आर इनसाइड दिस लूप ओनली दे आर कैपेबल टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द रेस्ट विल रिमेन सेम। तो ये कहता क्या है कि जो वायर्स, जो करंट इस सर्कुलर रीजन के अंदर है, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर है, सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड बनाने के कैपेबल है, बाकी जो बाहर है उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे भूल जाओ। तो अगर इसके लिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, तो यहाँ पे समीशन क्या है? समीशन ये आई है, जितने करंट फ्लो हो रहे हैं उन सबका एडिशन। जो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव, जो अपोजिट है उसके लिए नेगेटिव आ जाएगा। ये सिर्फ डायरेक्शन का वो है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू में म्यू नॉट ब्रैकेट में I2 प्लस में I3 माइनस में I4। यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ है और बाकी तो ऊपर की तरफ है। बस I2 एंड I3 आर इन द सेम डायरेक्शन एंड I4 इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये लॉ सिर्फ यही था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। एल्जेब्रिक सम कि यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके लिए साइन नेगेटिव ले लेंगे, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव ले लेंगे। इसका हमने परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से प्रोडक्ट करा दिया, तब हमें ये मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड या इनसाइड के केस में कैसे जनरेट होती है ये हम इसमें देखेंगे। तो सपोज करते हैं कि ये हमारी वायर है, सपोज करते हैं कि ये हमारी वायर है। अच्छा, वायर में इतनी मोटी, ये हमारी वायर ही है। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारी वायर है, वायर होती तो इतनी पतली सी है लेकिन ये लास्ट में कुछ ना कुछ उसका एरिया तो होता ही है। तो यहाँ पे इसका जो एरिया हम मानते हैं वो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस मान लेते हैं A। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, आई अमाउंट का करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक।
आई अमाउंट का करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, और ये ए हमारा इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए हमारा क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें हम दो केस देखेंगे, आउटसाइड ऑफ वायर में क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इनसाइड में क्या होती है। तो आउटसाइड के लिए सपोज यहाँ पे आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, जो अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपनी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर उसमें बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसने ऐसे जनरेट कर दी। अब आई अमाउंट का करंट ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम जानते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस साइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, ऐसे रोटेट होगी, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो हमारा हम सबसे पहले अपना केस 1 लेते हैं, केस 1 आउटसाइड। आउटसाइड के केस में, तो आउटसाइड के लिए हमने सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया पी, जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। सो हमने क्लोज लूप ले लिया, एक ये हमारा एक तरीके से क्लोज लूप ही समझ लो। हमने यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो वो हमेशा क्लोज लूप में ही वर्क करता है। तो यहाँ पे क्लोज लूप ले लिया, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही रोटेट हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी यही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे क्या है, हेयर आर हमारा बड़ा है ए से, ए हमारा ये पूरी वायर के लिए है, जो हमारी वायर है, और जो आर डिस्टेंस लिया है वो यहाँ पे आउटसाइड के केस में बड़ा है आर ए से। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। थीटा हमारा 0 डिग्री क्यों होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे ये जो क्लोज लूप लिया है वो भी ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज डी एल एलिमेंट ले लूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अगर इधर है, मतलब डी एल कॉम्पोनेंट अगर इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हमारा थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं वहीं पे हमारा एरिया वेक्टर शो होता है, यहाँ से डी एल और यहाँ पे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो कॉस जब 0 होगा तो ये आ जाएगा हमारा बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ, और म्यू नॉट समीशन आई। अब यहाँ पे समीशन आई होता है टोटल करंट, समीशन आई हमारा यहाँ पे किसके इक्वल होगा, आई के। यहाँ पे आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, और ये बाहर है, इसने पूरी वायर को यहाँ पे पूरी वायर को संभाल लिया, अपने अंदर ही संभाल लिया। तो ये जो आई अमाउंट की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है इस वायर के थ्रू, ये पूरी की पूरी समीशन आई के इक्वल हो जाएगी। तो म्यू नॉट आई, तो बी तो बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, डी एल म्यू नॉट आई। अब डी एल का यहाँ पे एल आ जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन, एल यहाँ पे क्या होगा, सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ लूप, इस लूप की लेंथ, तो ये इसके लिए रेडियस कितना है आर, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, बी इंटू में 2 पाई आर इक्वल टू में म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द इनफाइनाइट वायर, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो इसे प्लीज़ अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लेना। इससे हम ये देख सकते हैं कि बी यहाँ पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई और आर के लिए। म्यू नॉट बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई अपॉन आर के। तो ये था हमारा केस आउटसाइड के लिए। अब हम देखते हैं इनसाइड के लिए, केस सेकंड फॉर इनसाइड। इनसाइड के केस के लिए सपोज कि यहाँ पे छोटा सा मैं पोर्शन लेता हूँ, इस वायर के अंदर का छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, जिसकी अब यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे ये आर है, ये जो इसकी रेडियस है ये आर है। तो इन दिस केस जब छोटा सा लिया है मैंने, तो आर से बड़ा हो गया एक, इस आर से ये जो ए है ये बड़ा है एरिया इस केस के लिए। तो सपोज यहाँ पे इस सर्कल के अंदर से जो, इस स्मॉल पोर्शन के अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है वो आई ई है, और यहाँ पे हमारा आई ई क्या है, एनक्लोज्ड करंट। तो ये जो हमारा आई ई है फॉर स्मॉल स्पेयर, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाई आर स्क्वायर के लिए। ये हमारा सिर्फ इस छोटे से एरिया के लिए है ये आई ई। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा, तो आई ई इक्वल टू में के पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर कंडक्टर ये हमारा स्मॉल स्फीयर के लिए था। ये फॉर कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के लिए यहाँ पे आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो इसके लिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाई ए स्क्वायर के, इस वाले ए के लिए
पूरे कंप्लीट वायर के लिए। इसको अगर हटाना होगा, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो मतलब कि इसमें कांस्टेंट यूज़ करूँगा प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, तो आई इक्वल टू में के पाई ए स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो आई ई बाई आई इक्वल टू में के पाई आर स्क्वायर अपॉन में के पाई ए स्क्वायर। के से के गया, पाई से पाई गया, तो आई ई हमारा किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में आई। इस आई को उधर ले गए, तो ये हो गई हमारी एंक्लोज्ड करंट की वैल्यू। तो नाउ फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू में म्यू नॉट समीशन आई। अब यहाँ पे हमारा समीशन आई, ये तो कंप्लीट आई है, इसके अंदर का आई है, तो इसके लिए मेरे को आई ई लेना पड़ेगा। तो हमारा समीशन आई किसके इक्वल हो गया, आई ई के। आई ई की वैल्यू हम जानते हैं आर स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू में इंटू में आई, तो ये मैं इसमें पुट कर दूंगा। यहाँ पे भी सिमिलरली बी डी एल कॉस थीटा लिखेंगे, जैसे लाइन इंटीग्रल डॉट को हटाएंगे तो बी डी एल कॉस थीटा, थीटा मेरा 0 डिग्री होगा, सेम रीज़न है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा बी डी एल एस थीटा इक्वल टू में 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो बी डी एल का इंटीग्रेशन होगा फिर म्यू नॉट आई ई पुट कर दिया ये समीशन आई की जगह, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में आई। तो बी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, बी कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी इंटू में 2 पाई आर। इसके लिए हमारा जो सर्कमफेरेंस निकलेगा डी एल का एल आ जाएगा, लेंथ हमारी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी जिसका रेडियस आर है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2a स्क्वायर पाई। ये हुआ कैसे, जब 2 पाई आर को इधर ले गए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर, आर से आर कट गया, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर बच गया। ये हो गया हमारा बी इनसाइड, ये फॉर इनसाइड है, और वो था हमारा आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए ये था और ये इनसाइड के लिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा बी आउटसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई अपॉन आर के, लेकिन हमारा जो बी इनसाइड है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के। तो इससे हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इतना जो सब कुछ यहाँ पे जो इतना सब कुछ होच पोच करा था, ये सिर्फ आई ई की वैल्यू के लिए, एनक्लोज्ड करंट के लिए। ग्राफ जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो 0 ए यहाँ हमारा रेडियस को डिनोट करता है, तो 0 से आर ए तक, जब आर हमारा छोटा है, आर हमारा जब छोटा था, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी इनसाइड के केस में, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए तक पहुंचने तक तो ये इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हो जाएगी बी मैक्सिमम, राइट। उसके बाद हमारा जो कर्व है वो ऐसे चला जाएगा। जब हमारा आर बड़ा हो गया ए से, तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है, ये हमारा डिक्रीज होने लग गया जब हमारा ए से आर बड़ा था, क्योंकि ये इन्वर्स में है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इन्वर्स में है। तो इनिशियली जब हम अंदर हैं, तो अंदर की एक्सिस से जब आउटर सरफेस की तरफ जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। जब हम वायर के अंदर हैं, अंदर से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे, सरफेस की तरफ जाएंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। इस कंडक्टर में, शेल में भी सारे चार्जेस इस पे सरफेस पे ही होते हैं। चैप्टर 1 में गॉस लॉ में हम जानते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टिंग शेल है, हॉलो शेल है, तो उसमें सारे के सारे जो चार्जेस रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही प्रेजेंट रहते हैं, वो कभी भी अंदर प्रेजेंट नहीं रहते। ये सिर्फ और सिर्फ हॉलो स्फीयर के बात में है, जो चार्ज हॉलो स्फीयर है उस केस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, सरफेस पे ही रहती है। सो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आउटसाइड का केस देखा हमने, इनसाइड का केस देखा, और लास्ट में ग्राफ भी प्लॉट करा इसके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।